सभी मित्र, विद्यार्थी, साथी सबको हमारा बहुत सारा ढेर सारा गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और पुनः आज आपके बीच अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विथ एलवी सर के साथ में उपस्थित हूँ और सभी का मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। तो आज का जो विषय वस्तु है, शायद बोर्ड पे आप देख रहे होंगे, लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट। क्या लिखा है? अनएम्प्लॉयमेंट, या जिसे हम लोग कहते हैं कि बेरोजगारी। क्या बोलते हैं? बेरोजगारी। अब कहोगे सर कि आज ऐसा टॉपिक लेके आए हैं आप जो कि कोविड के नाते बहुत बड़ी समस्या हिंदुस्तान की बेरोजगारी की है। अब हम बात तो सही है आप लोगों की है कि बेरोजगारी वास्तव में कल भी समस्या थी और आज वर्तमान की जो समय है, भीषण समस्या बेरोजगारी की सामने है। देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती संकट के रूप में सामने है। तो आज हम आपको पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि बेरोजगारी है क्या, क्या दुनिया की जितनी अर्थव्यवस्थाएं हैं सब में बेरोजगारी पाई जाती है, उनकी शक्ल क्या होती, नेचर क्या होती है, इस पर चर्चा होगी। और उससे भी इम्पोर्टेंट कि जो कई प्रश्न आता है, श्रम शक्ति क्या है, बेरोजगारी दर क्या है, ये तमाम बातों की चर्चा होगी। मगर इसके पहले एक नाम आपको दे रहे हैं, बड़ा सम्मानित नाम आपके सामने दे रहे हैं। नाम सुना होगा, बीबी गिरी। क्या करें? श्री बीबी गिरी। अब बीबी गिरी वहां याद करिए, उनका मतलब कार्यकाल याद करिए। कार्यवाहक राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल में 14 भारत के बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वही बीबी गिरी जी अनएम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में एक कथन, एक स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया कि ये जो बेरोजगारी है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये हमारे युवाओं को नक्सली बनाती है। कितना बेहतर स्टेटमेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके भूतपूर्व कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी साहब का स्टेटमेंट है कि इसका मतलब साफ साफ ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं एक देश की बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी समस्या है। इसी नाते कहा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी किसी देश की आर्थिक और सामाजिक समस्या है। क्या है? आर्थिक और सामाजिक समस्या। कभी राजनीतिक मत जोड़िएगा, राजनीतिक समस्या नहीं होती है। याद करिएगा साथी लोग, मित्र लोग, विद्यार्थी लोग, कि जो बेरोजगारी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, वह एक आर्थिक और सामाजिक समस्या होती है। तो जरा बात को आगे बढ़ाया जाए, लेसन को, कि क्या दुनिया की जितनी अर्थव्यवस्थाएं हैं और स्पेशली जो विकसित देश होते हैं, कौन देश? विकसित देश, और दूसरा आपका विकासशील देश, कि वर्तमान में दो ही प्रकार के देशों की चर्चा अक्सर होती है। ये जो विकासशील देश और जो विकसित देश हैं, दो कैटेगरी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। क्या आपको लगता है कि दोनों प्रकार के जो देश हैं, वहाँ जो बेरोजगारी पाई जाएगी वो एक ही होगी कि अलग अलग होगा? तो पहले तो ये जान लीजिए, दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था हो, कोई भी देश हो, हर प्रकार की अर्थव्यवस्था में मतलब बेरोजगारी पाई जाएगी। वो चाहे विकसित देश हो अथवा विकासशील देश हो। हाँ, ये बात सही है कि विकसित देश होगा, वहाँ बेरोजगारी की शक्ल या सूरत या नेचर अलग होगा, और जो विकासशील देश होंगे वहाँ जो बेरोजगारी की प्रवृत्ति या नेचर या प्रकृति होगी वो अलग टाइप की होगी। तो याद रखिएगा मित्र लोग, विद्यार्थी लोग, कि चाहे जो मतलब अर्थव्यवस्था हो, चाहे विकासशील अर्थव्यवस्था हो, चाहे विकसित अर्थव्यवस्था हो, कहीं ना कहीं वहाँ बेरोजगारी पाई जाएगी। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि आखिर बेरोजगारी है क्या? बोलिए, बेरोजगारी है क्या? किसे कहेंगे बेरोजगार? बोलिए। और बेरोजगारी जानने के पहले
हमको ये जानना पड़ेगा कि बेरोजगारी में कौन लोग शामिल होगा, जिसे आप श्रम शक्ति कहते हैं। श्रम शक्ति का मतलब क्या होता है? अगर श्रम शक्ति नहीं जान पाएंगे तो फिर बेरोजगारी कैसे परिभाषित करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग श्रम शक्ति को लेते हैं। तो याद करिएगा, देखिए हमने साफ साफ बोर्ड पे लिख लिया आपके नोट्स के लिए, किसी देश की श्रम शक्ति से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जिनकी उम्र 15 से 65 आयु वर्ग के हैं, जो रोजगार में हैं और तथा जो रोजगार में मतलब जो रोजगार की क्या कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ यहाँ पे निकल के आता है कि जो हम मतलब क्या नाम है कि जो बेरोजगार की बात करेंगे वो कहीं ना कहीं हम 15 से नीचे नहीं शामिल कर सकते हैं, 65 से ऊपर नहीं शामिल कर सकते हैं। और अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न पाता है श्रम शक्ति का अभिप्राय क्या है, या श्रम शक्ति में कितनी उम्र से कितनी उम्र के लोगों को लिया जाता है। तो याद करिएगा 15 से 65 कितना है, 15 से 65 के जो उम्र के लोग होते हैं उन्हीं को हम नाम क्या देते हैं, श्रम शक्ति। क्या नाम देते हैं, श्रम शक्ति। कितना, 15 से 65 मतलब जो उम्र के लोग होते हैं। इसके जो नीचे के लोग हैं, इसके जो ऊपर की उम्र के लोग हैं, उनको हम श्रम शक्ति का हिस्सा नहीं जोड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो 15 से 65 वर्ष के जो बीच के लोग हैं उन्हीं की चर्चा हमारी आएगी। जो 15 से नीचे की चर्चा नहीं होगी, 65 से ऊपर की चर्चा नहीं होगी। तो मान के चलिए अगर प्रश्न आता है साथी लोग, मित्र लोग, कि श्रम शक्ति का, लेबर फोर्स का मीनिंग ऑफ लेबर फोर्स या लेबर फोर्स का आशय क्या है, तो निश्चित रूप से आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसे लोग जिनकी मतलब क्या नाम है उम्र 15 से 65 वर्ग के बीच में है, जो या तो रोजगार में है अथवा रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उन्हीं को हम लोग श्रम शक्ति का नाम देंगे। बाकी 15 से नीचे और 65 से ऊपर कतई हमारे श्रम शक्ति का हिस्सा नहीं होता है। ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। युवा विद्यार्थियों, याद तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आज देश की जो सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न हुई है इस कोविड महामारी के नाते, वो देश की नहीं, हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया के सामने चुनौती के रूप में बेरोजगारी है। और बड़ी इंटरेस्टेड फैक्ट आपके सामने लाएंगे कि भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत जो बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो योजना लेकर के आई है उसकी भी चर्चा हमारी आपकी जारी रहेगी। मगर पहले इसको देख लीजिए और क्या क्या चीजें हैं। अब प्रश्न यह आएगा कि श्रम शक्ति का मतलब क्या होता है, लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है। तो लेबर फोर्स का मतलब ये होता है जो रोजगार में लगे लोगों की संख्या प्लस मतलब क्या नाम है, बेरोजगारों की संख्या। ये जो बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हैं, उनकी संख्या कितनी है। इसका मतलब साफ साफ बच्चों ये हो रहा है विद्यार्थी लोग कि श्रम शक्ति के दो टुकड़े होते हैं, दो भाग होते हैं। एक लोग जो रोजगार में लगे हुए हैं अर्थात जो कार्य कर रहे हैं, और दूसरे लोग कहीं ना कहीं जो बेरोजगार हैं या जो काम की तलाश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि श्रम शक्ति के दो हिस्सा हुए, एक जो रोजगार में जो लोग काम कर रहे हैं, और दूसरा मतलब क्या नाम है कि प्लस मतलब कि जो बेरोजगारों की संख्या है अर्थात जो काम की तलाश कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं मगर उनको काम नहीं मिल रहा है, उनकी बात हो रही है। अब समझिए, अब हमने आपके सामने श्रम शक्ति को समझा दिया पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। अब इससे भी बड़ा प्रश्न सबसे बार बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि बेरोजगारी दर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या है। बेरोजगारी दर बहुत एकदम कॉमन प्रश्न है और बहुचर्चित प्रश्न है। तो याद करिएगा, तो जो बेरोजगारों की संख्या मतलब बटे क्या हो जाएगी, श्रम शक्ति, और गुणे क्या हो जाएगा, 100। इसको भूलिएगा नहीं साथी लोग, बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि बेरोजगारी दर बराबर क्या होगा। तो निश्चित रूप से बेरोजगारों की जो संख्या है उसको मतलब ओ बटे मतलब क्या हो जाएगा, श्रम शक्ति, और गुणे क्या हो जाएगा, 100। और ऐसे करके आप लोग क्या निकाल सकते हैं, बेरोजगारी दर। अब कितने लोग बेरोजगार हैं, तो सीधे सीधे बात है कि जो श्रम शक्ति हमारी है उसमें से जो रोजगार में लगे लोग हैं, जो कार्य कर रहे हैं, अगर उनको निकाल देते हैं तो बेरोजगारों की संख्या अपने आप क्या हो जाएगी, मालूम हो जाएगी। तो हमने आपके सामने रखा कि आखिर बेरोजगारी दर क्या है,
श्रम शक्ति किसे कहेंगे? 15 से जो 65 वर्ष के लोग हैं उन्हीं को हम लेबर फोर्स के रूप में देखते हैं। लेबर फोर्स के दो हिस्से होते हैं, एक जो मतलब जो रोजगार में हैं और दूसरे वो लोग जो मतलब 15 से 65 वर्ग के मतलब उम्र के लोग हैं जो ऑलरेडी काम करना चाहते हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला जुला के ये देखा और फिर हमने बेरोजगारी दर क्या इसको परिभाषित किया। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर इतना सब कुछ जानने के बाद अभी तक ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि आखिर बेरोजगार किसे कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। तो फिर इसकी चर्चा किया जाए। चलिए अब समझिए कि है क्या बेरोजगारी, किसे कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। कि यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करना चाहता है, क्या कर रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करना चाहता है और उसे कार्य ना मिले तो सीधे सीधे आर्थिक भाषा में उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कर रहे हैं कि जरा ध्यान से देखिएगा कि 2-3 पार्ट इसके होंगे। एक पहली बात प्रचलित मजदूरी दर, ये शब्द सामने आ रहा है। क्या आ रहा है, प्रचलित मजदूरी दर। दूसरी बात मतलब यहां पे हो जाएगा कि वह व्यक्ति 15 से 65 की उम्र में आ रहा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि कार्य करने की क्षमता उसमें है। क्या कर रहे हैं, कार्य करने की क्षमता, ये चीजें, कार्य करने की क्षमता। अब समझिए 3 चीजें कहीं ना कहीं बेरोजगारी को परिभाषित करने में सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि क्या वह व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तैयार है, ये देखना पड़ेगा। क्या वह व्यक्ति 15 से 65 उम्र में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि 15 से नीचे और 65 से ऊपर हम श्रम शक्ति में नहीं जोड़ते हैं, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि क्या उस व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता है कि नहीं है। तो 3 चीजें हमने देखा बेरोजगारी के लिए कि रोजगार के लिए कि क्या वह व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तैयार है, वह 15 से 65 उम्र के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें कार्य करने की क्षमता है कि नहीं है। अगर ये तीनों चीजें हैं व्यक्ति के अंदर कि व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य भी करना चाहती है, सरकार जो वेज रेट तय करती है उसी पे काम करना चाह रहा है। दूसरी बात, वो 15 से 65 उम्र के बीच में उसकी उम्र है जो काम का तलाश कर रहा है। तीसरा, उसके अंदर कार्य करने की योग्यता अथवा क्या है, क्षमता भी है। और अगर तीनों के होते हुए अगर व्यक्ति को कार्य नहीं मिल रहा है तो सीधे सीधे वह व्यक्ति कहीं ना कहीं क्या कहलाएगा, बेरोजगार। क्या कहलाएगा, बेरोजगार। तो सिंपल सी परिभाषा एकदम है कि यदि कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करना चाहता है और उसे कार्य ना मिले, इसी को आर्थिक भाषा में हम लोग नाम क्या देते हैं, विद्यार्थी लोग नाम देंगे अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थात क्या देंगे, बेरोजगारी। अब समझिए हमने कहा 3 फैक्टर अनिवार्य है, प्रचलित मजदूरी दर, 15 से 65 की उम्र और तीसरा कार्य करने की क्षमता। अगर ये तीनों चीजें हैं ऑलरेडी और फिर भी उसको मतलब क्या, उसको नहीं काम मिल रहा है तो निश्चित रूप से उसे कहीं ना कहीं हम लोग नाम क्या देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए अब अनएम्प्लॉयमेंट को समझने के बाद अब हम लोग यहाँ पे ये देखा जाए कि जो विकसित देश हैं उसमें किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है और जो विकासशील देश हैं उनमें किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। चलिए अब पहले हम लोग ले रहे हैं विकसित देश में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जा रही है, कि देश में विकसित देश में बेरोजगारी कैसी पाई जा रही है, इसकी चर्चा हम पहले कर रहे हैं। और फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि जो विकासशील देश हैं या भारत की जो कंडीशन है उसकी मतलब हम लोग
मतलब चर्चा करेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि विकसित देश में बेरोजगारी। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर जी जो विकसित देश हैं अमेरिका और ब्रिटेन और जापान, तमाम जो विकसित देश हैं, आपको लग रहा होगा कि इनमें बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। तो ऐसा कदापि गलती मत करना, यहां पर भी बेरोजगारी पाई जाती है। अपितु कह लीजिए कि जो विकासशील देश हैं वहां जो बेरोजगारी पाई जाती है उनसे भिन्न बेरोजगारी पाई जाती है। मगर याद रखिएगा आप लोग इस क्लास के माध्यम से कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में, चाहे वह विकासशील देश हो चाहे वह विकसित देश हो, बेरोजगारी तो पाई ही जाएगी हर हाल में। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए देखा जाए जो विकसित देश हैं उनमें जो बेरोजगारी पाई जाएगी, इनमें दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाएगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कौन कौन बेरोजगारी यहां पाई जाएगी? पहला पाया जाएगा चक्रीय बेरोजगारी। क्या कह रहे हैं? चक्रीय बेरोजगारी। चलिए पहला जो बेरोजगारी होगा विकसित देश में बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी होगी। और इसके बाद जो दूसरी बेरोजगारी होगी घर्षणात्मक बेरोजगारी होगी। क्या होगी? घर्षणात्मक बेरोजगारी होगी। क्या होगा? घर्षणात्मक बेरोजगारी। ये चीज, इसका मतलब साफ साफ निकल के यहां पे ये आ रहा है कि जो विकसित देश है, जो कह लीजिए कि आप विकसित देश हैं, वहां पर दो प्रकार की बेरोजगारी आपको दिखाई दे रही है। पहला चक्रीय बेरोजगारी और दूसरा क्या हो जाएगा? घर्षणात्मक बेरोजगारी। और ये कहाँ पाई जाती है? ये दोनों पाई जाती हैं विकसित देशों में। कहाँ पाई जाती है? विकसित देशों में। अर्थात आप कह सकते हैं कि जितने भी विकसित देश होते हैं उसमें दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। एक आपका चक्रीय बेरोजगारी और दूसरा आपका क्या चीज? घर्षणात्मक बेरोजगारी। अब प्रश्न ये उठता है कि चक्रीय बेरोजगारी क्या है और दूसरा मतलब क्या नाम है कि हम लोग देखेंगे कि घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है। इस पे चर्चा हम लोगों को करनी है। तो सिंपल सी बात है कि चक्रीय बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि जहां पर डिमांड की कमी के कारण, क्या कह रहे हैं? जहां पर डिमांड की कमी के कारण अगर बेरोजगारी पाई जाती है तो उसे हम लोग नाम क्या देंगे? चक्रीय बेरोजगारी। आप कह सकते हैं कि जहां पर, क्या कह रहे हैं? जहां पर, या ऐसे लिख दीजिए, जिस देश में, या इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जहां पर मांग की कमी के कारण, जहां पर मांग की कमी के कारण, ठीक, क्या कह रहे हैं? जहां पर मांग की कमी के कारण अगर बेरोजगारी पाई जाती है, क्या कह रहे हैं? अगर बेरोजगारी पाई जाती है तो उसे हम लोग नाम क्या देंगे? उसे नाम देंगे चक्रीय बेरोजगारी। अर्थात आप कह सकते हैं कि जब विकसित देशों में, क्या कह रहे हैं? जब विकसित देशों में जब डिमांड की कमी के कारण, मांग की कमी के कारण अगर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो सिंपल सी भाषा में हम लोग उसे नाम क्या देंगे? चक्रीय बेरोजगारी। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो ये जो बेरोजगारी होती है, अगर मांग वहां पे बढ़ जाए, क्या कह रहे हैं? मांग वहां पे बढ़ जाए तो ये बेरोजगारी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अर्थात चक्रीय बेरोजगारी का जो उत्पन्न होने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो क्या है? मांग की कमी है, डिमांड की कमी है। अर्थात जहां पर डिमांड की कमी के कारण, मांग की कमी के कारण अगर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाएगी उसे नाम क्या देंगे? चक्रीय बेरोजगारी। इसके बाद दूसरा देखिए आपके सामने आ रहा है घर्षणात्मक बेरोजगारी। क्या कह रहे हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी। और याद करिएगा मित्र लोग, ये जो बेरोजगारी है ये अर्थव्यवस्था में अगर पूर्ण रोजगार की कंडीशन रहती है, क्या रहती है? पूर्ण रोजगार की कंडीशन रहती है तब भी ये बेरोजगारी पाई जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको,
बहुत कम किताबों में चीज मिलेगा आपको कि जो ये घटनात्मक बेरोजगारी है कि ये पूर्ण रोजगार की कंडीशन में भी ये बेरोजगारी पाई जाती है। इसकी खूबसूरत विशेषता है कि आप याद रखिएगा, क्योंकि आप विजिट कर रहे हैं, एलवी सर के साथ विजिट कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि जो घटनात्मक बेरोजगारी होती है ये पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी ये बेरोजगारी पाई जाएगी। अब बड़ी समस्या ये कहोगे सर ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, फिर पूर्ण रोजगार की बात कर रहे हैं, फिर कैसे संभव है? है संभव, क्योंकि जानते हैं जैसे मान लीजिए जब कोई व्यक्ति, जरा इसके बारे में सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़ करके दूसरे रोजगार में जाता है और दोनों रोजगारों के बीच जितने समय तक, जितने देर तक क्या रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घटनात्मक बेरोजगारी। क्या कह रहे हैं? घटनात्मक बेरोजगारी। कि जब कोई व्यक्ति एक मतलब रोजगार को छोड़ करके दूसरे रोजगार में जाता है, इन दोनों रोजगारों के बीच जितना समय लगे, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन या भी और दिन, तो कुल मिला जुला के ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आदमी अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार बेहतर से बेहतर अवसर का तलाश करता है। इस नाते आप कह सकते हैं ये जो मतलब ये जो बेरोजगारी है वो पूर्ण रोजगार की स्थिति में क्या रहती है? पाई जाती है। तो जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़ करके दूसरे रोजगार में जाता है और दोनों मतलब रोजगारों के बीच जितने समय तक वो क्या रहता है? बेरोजगार रहता है, उसे नाम क्या देंगे? घटनात्मक बेरोजगारी। और याद करिएगा इस प्रकार की बेरोजगारी पूर्ण रोजगार अगर है कंडीशन अर्थव्यवस्था में, तब भी पाई जाने की पूरी संभावना बनी रहती है, अर्थात पाई जाती है, ये जान लीजिए। तो याद करिएगा मित्र लोग कि विकसित देश में 2 प्रकार की बेरोजगारी हमने आपके सामने रखा, एक चक्री बेरोजगारी, और चक्री बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जहां पर अर्थव्यवस्था में लैक ऑफ डिमांड या मांग की कमी के कारण जो उत्पन्न होती है उसे हम लोग नाम क्या देते हैं? चक्री बेरोजगारी। और क्योंकि इस प्रकार की बेरोजगारी की बात कीन्स बहुत ज्यादा करते हैं, आगे चर्चा करनी है अगले पार्ट 2 में, तो इतना जान लीजिए कि जब अर्थव्यवस्था में मांग की कमी के कारण अगर बेरोजगारी पाई जाएगी उसे चक्री बेरोजगारी कहेंगे। और दूसरी तरफ अगर मान लीजिए क्या नाम है कि जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को क्विट करता है और दूसरे रोजगार को ज्वाइन करता है और इन दोनों रोजगारों के बीच जितने देर तक बेरोजगार रहता है उसे हम लोग नाम क्या देंगे? घटनात्मक बेरोजगारी। और ये जो घटनात्मक बेरोजगारी है पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था में होते हुए भी ये बेरोजगारी, घटनात्मक बेरोजगारी रहती है, पाई जाती है, क्योंकि मित्र साथी लोग हर व्यक्ति अपनी योग्यता का सर्वोत्तम प्रदर्शन करना चाहता है कहीं ना कहीं बेहतर विकल्प खोजना चाहता है। इस नाते आप कह सकते हैं कि घटनात्मक जो बेरोजगारी होती है वो पूर्ण रोजगार की कंडीशन में पाई जाती है। तो साथी लोग, मित्र लोग, आज यहीं तक आपके बीच बातचीत हो रही है, साझा कर रहे हैं। अगले पार्ट 2 में लेकर के आएंगे जो विकासशील अर्थव्यवस्था है या भारत जैसे विकासशील जो देश हैं उनमें कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, क्या उसकी शक्ल होती है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे कि कोविड-19 के नाते बेरोजगारी की जो चुनौती उत्पन्न हुई है उस चुनौती को समाप्त करने के लिए या भारत में बेरोजगारी को कम करने के लिए भारत सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बेरोजगारी को दूर करने के लिए जिस योजना को लॉन्च किया है, हम उसको आपके सामने पार्ट 2 में लेकर के आएंगे। मगर साथी मित्र आज यहीं तक, और पुनः वही मूल मंत्र की परिस्थितियां कितना भी विपरीत हों, निश्चित रूप से आप हारिए नहीं, थकिए नहीं, रुकिए नहीं, जीत होना तय है। और इसी के साथ आप लोगों को ढेर सारा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू क्लास।